ना रोजगार रहा, ना बैंकों में पैसे रहे, ना रिजर्व बैंक बचा, सभी बैंक बेच दिए, सभी पब्लिक सेक्टर बेच दिए, यानी देश की सब संपत्ति बेच दी। ना खाएंगे, सोएंगे, पिएंगे, हम रात दिन काम करेंगे और संघ की जहरीली विचारधारा के खिलाफ समाज प्रबोधन करेंगे। आज किसी भी विरोधी पार्टी का नेता मोदी के खिलाफ जा ही नहीं रहा, क्योंकि उनके पास कभी न कभी वो सत्ता में थे तो उनके फायदे मोदी के पास है, क्योंकि हम मरने को भी तैयार है और हमारे पास कुछ नहीं है। ईडी भी आएंगी तो वो उनका भेजा सड़क के वो वापस जाएंगी। नंबर 1 शत्रु का लिस्ट बनाई है। नंबर 1 शत्रु मोदी शाह व्यक्ति नहीं है। मोदी शाह संघ की जहरीली सोच है। ये संघी जहरीली सोच के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी हम देना पड़ेगा। हमने किताब लिखी है कि आरएसएस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। आप ये मानते हैं? यस, बिल्कुल, हमने किताब लिखी है, हमारे पास किताब है। आतंकी संगठन? बिल्कुल आतंकी संगठन है। उन्होंने 18 बम स्फोट करे। कौन से मुस्लिम संगठन ने 18 बम स्फोट करे? बोलो मुझे। 18 बम स्फोट किए आरएसएस। बड़ी बात है। ये आपको मालूम नहीं? ये प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित उसके शामिल थे और उनका कहना था कि हमें संविधान नहीं चाहिए, मनुस्मृति चाहिए। मैं उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता। उसने देश को बर्बाद किया है। जिसने हमारे 2 समय की रोटी छीन ली है, उसके क्या रिस्पेक्ट करें हम? नमस्कार, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ जस्टिस पाटिल साहब हैं। पाटिल साहब, आज का जो ये बैठक हुई है, तमाम लोग आए, बड़े बड़े नेता, एक्टिविस्ट भी आए, मेन उद्देश्य इस प्रोग्राम का क्या था? ऐसा है कि मई 2014 से देश की जो सभी संपत्ति बेची जा रही है और सभी गरीबों के खिस्से में हाथ डालकर, देखो ना, तो मास्क नहीं लगाया फाइन, गाड़ी ने कैमरा जंप किया फाइन, तो सब जो हमारे खिस्से में पैसे निकाल लेके, तो ये आरएसएस की, मनुवादियों की जहरीली सोच है। उनका कहना है कि हम देश के मालिक हैं और आप सब लोग 2 जून की रोटी के अधिकारी हैं। तो इसके बहाने जो 7 साल में हुआ, 7.5 साल में हुआ, वो तो हम सब भिखारी हो गए ना। और आज 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो धान देते हैं वगैरह बोलते हैं, पीएम बोलते हैं, वो भी आंकड़े वगैरह तो छोड़ दो, झूठ बोलते हैं। लेकिन ये नौबत क्यों आ गई? ना रोजगार रहा, ना बैंकों में पैसे रहे, ना रिजर्व बैंक बचा, सभी बैंक बेच दिए, सभी पब्लिक सेक्टर बेच दिए, यानी देश की सब संपत्ति बेच दी। तो उसके पीछे जो उनकी सोच है, संघी सोच है, मनुवादी सोच है, वो सोच है। तो यदि इसके खिलाफ हम आज नहीं लड़ेंगे तो अगली पीढ़ियों को हम क्या बोलेंगे? तो इसलिए हम सब लोगों ने देश के समाजवादियों को, जो भी हमारे विचार के, उनको सबको अपील किया। उसमें वो डॉक्टर अरुण कुमार है, सुनील एमजी है, इन्होंने सबने कष्ट उठाए और आज ये लोग सब देश भर से आए। हम संदेश देना चाहते हैं कि 2022-2024 तक हम ना खाएंगे, सोएंगे, पिएंगे, हम रात दिन काम करेंगे और संघ की जहरीली विचारधारा के खिलाफ समाज प्रबोधन करेंगे। हम कुछ पद नहीं चाहते, पैसे नहीं चाहते, हमें ना इलेक्शन लड़ना है, लेकिन हमें इलेक्शन लड़ने वालों को भी साथ लाकर 1 to 1 कैसे फाइट हो, इसलिए हम कोशिश करेंगे। इसलिए हमने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाए हैं, उनको हम दे देंगे। आज किसी भी विरोधी पार्टी का नेता मोदी के खिलाफ जा ही नहीं रहा, क्योंकि उनके पास कभी न कभी वो सत्ता में थे तो उनके फायदे मोदी के पास है। तो यदि कोई भी विपक्षी नेता, कई लोगों ने कहा ना कि विपक्षी तो सिर्फ कुछ काम की नहीं है, तो क्यों नहीं है? तो उनके भी फाइलें मोदी के पास है, वो भी कभी न कभी सत्ता पर थे। कोई भी, किसी भी पार्टी, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं, सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं के फाइलें है। तो एक भी नेता मनुवाद के खिलाफ, जहरीली संघी सोच के खिलाफ बोल ही नहीं रहा है। इसलिए ये हम काम करेंगे, क्योंकि हम मरने को भी तैयार है और हमारे पास कुछ नहीं है। ईडी भी आएंगी तो वो उनका भेजा सड़क के वो वापस जाएंगी। 10-5 पायजामे सेट के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग हम इकट्ठा कर रहे हैं देश में कि जो मोदी रेजिम को न डरे, जो मनुवाद को समझे
और अगले पीढ़ियों के बचाने के लिए काम करें। नहीं, अभी आपके इस सभा से लोगों ने कहा कि 2022 का चुनाव है वो सेमीफाइनल है और फाइनल 24 को है। अगर हम ये हार जाते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। बराबर है, पर वही तो इसीलिए तो हम अभी यहाँ से यूपी में भी जाने वाले ना, और हम घर घर जाके लोगों को बताने वाले हैं। हाँ यस, जहाँ भी 10-5 लोगों की मीटिंग होगी, हमारे पास क्या है, सोर्सेस क्या है, हम तो 10-5 लोगों की मीटिंग लेंगे और जहाँ भी लोग मिलते हैं उनके साथ बैठेंगे। हम ना प्रेस लेने के लिए हमारे पास पैसे है, न बड़ी मीटिंग लेने के लिए हमारे पैसे है, तो हम ये झमेले में पड़ेंगे नहीं। जो भी आज भी कार्यक्रम किया हमने, तो हमारे कंट्रीब्यूशन से किया है, हम किसी के पैसे से नहीं। हम किसी से भी पैसे लेंगे तो हम हमारा काम आगे नहीं बढ़ा सकते। हमें हमारे पैसे से जो भी रुपया 2 रुपये जो है, हमारे पैसे से कंट्रीब्यूशन से ये काम करना पड़ेगा, और ये हम कर रहे हैं। पाटिल साहब, एक बड़ा सवाल है, कुछ दिन पहले अमिताभ ठाकुर को जबरन पुलिस उठा के लेके जाती, जो आईएएस हैं, आईपीएस, एक्स फॉर्मल आईएएस आईपीएस भी रह चुके हैं। अगर इस तरह की गतिविधियां उत्तर प्रदेश में होती है तो क्या आप लगता है कि अगर आप जाएंगे तो आप सुरक्षित आ पाएंगे उत्तर प्रदेश से? सुनिए, जब जान हथेली पर ही हम काम कर रहे हैं 7 साल से, तो अभी योगी के क्यों डरेंगे? मालूम है हमको, मालूम है। मैं कई बार गया हूँ, मीटिंग ली है, लेकिन वापस आया हूँ। अभी भी वो जो लोगों को नॉमिनेशन भरने को जाने नहीं देता है, विपक्षियों को, तो हमें एक काम करना डिफिकल्टी हम जानते हैं, लेकिन तो भी हमें काम करना चाहिए, नहीं तो अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। तो ये पूर्ण रूप से अगली पीढ़ी की लड़ाई है। बिल्कुल अगली पीढ़ी की लड़ाई है। हमें अभी नंबर 1 शत्रु के लिस्ट बनाई है। नंबर 1 शत्रु मोदी शाह व्यक्ति नहीं है, मोदी शाह संघ की जहरीली सोच है। तो इसलिए हम मोदी शाह को नहीं मानते। ये संघी जहरीली सोच के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और इसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हम देना पड़ेगा। पॉलिटिकल शत्रु या ऐसे शत्रु दुश्मन कह रहे हैं आप, लिस्ट जो आपने बनाई है? तो इसमें पॉलिटिकल शत्रु हमारा नंबर 1 संघी सोच है। बाकी लोग हैं नंबर 2 पे, बाकी पार्टियां होंगी 3 पे 4 पे, तो वो हमको चलेंगे। आज हम पहले इनसे निपटारा पाएंगे तो बाकी लोगों के खिलाफ काम कर सकते। चूंकि आप गाजीपुर भी गए हैं, आप तमाम बॉर्डर गए हैं जहां पर किसान मौजूद है और आज प्रोटेस्ट कर रहा है, 9 महीने हो गए। देश के हर आंदोलन में जा रहे हैं हम। कल सर उन पर हमला किया गया, उनके पांव तोड़े गए। सर भाषा में देखो, डीएम की भाषा भी सुनो। डीएम बोलता है कि हर एक को खून आना चाहिए। तो ये डीएम बोल सकता है, इसका मतलब क्या है? तो ये डीएम जब बोलता है तो उसको ऊपर से आशीर्वाद इसलिए बोल रहा है ना। तो यही हो रहा है 7 साल में, सबको डर से घर बिठाए। हमारे पीछे भी एनआईए लगाई थी, सीबीआई लगाई थी, एल्गार परिषद के माध्यम से। एल्गार परिषद के संयोजक हम थे, और अरेस्ट बोलते दूसरे लोगों को किया है जिनका हमारा ताल्लुक ही नहीं है। तो देश के सभी भी वैचारिक विरोधों को उन्होंने बंद कर दिया। पटेल साहब, इस जो जैसा आप लोग जैसे एक्टिविस्ट हैं तमाम लोग, अब ये कहा जा रहा है कि आरएसएस तालिबान के मद्देनजर पे चलती है, नक्शे कदम पर चलती है। तालिबान का जिक्र किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान है उसी तरह हिंदुस्तान में आरएसएस तालिबान है। ये तो बहुत सरासर मुझे लगता है कि गलत। मैं तो कहता हूँ, हमने किताब लिखी है कि आरएसएस दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। आप ये मानते हैं? यस, बिल्कुल, हमने किताब लिखी है, हमारे पास किताब है। आतंकी संगठन? बिल्कुल आतंकी संगठन है। उन्होंने 18 बम स्फोट करे। कौन से मुस्लिम संगठन ने 18 बम स्फोट करे? बोलो मुझे। 18 बम स्फोट करे, उनके पदाधिकारी 18 बम विस्फोट किए आरएसएस। बड़ी बात है। ये आपको मालूम नहीं? और ये करने के बावजूद ये प्रज्ञा ठाकुर और पुरोहित उसके शामिल थे, और उनका कहना था कि हमें संविधान नहीं चाहिए, मनुस्मृति चाहिए, स्मृति का राज चाहिए। तो ये लड़ाई जो है, यो विषमतावादी मनुस्मृति वर्सेस समतावादी संविधान, या शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए संविधान और शोषण युक्त समाज बनाने वाले मनुस्मृति, ये लड़ाई है। कैसे लड़ोगे पाटिल साहब? आपके पास तो ऐसे ही लड़ेंगे जो आज कर रहे हैं हम, ऐसे ही हम गांव-गांव जाएंगे। हमारे जो भी ताकत है, ऐसे जो हम कहेंगे कि हम कैसे लड़ेंगे, तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। लड़ाई, किसी भी लड़ाई को पहले शुरुआत करनी पड़ती है। ये शुरुआत हमने करी है। आप जान रहे हैं कि जान जोखिम में जानी है? बिल्कुल हम जानते हैं। अरे हम मई 2014 से कह रहे हैं कि मोदी का हम इतिहास पढ़ा है, गुजरात फाइल्स पढ़ी है,
जस्टिस सावंत कृष्णाय का रिपोर्ट पढ़ा है, वो अपने विरोधियों को मार डालते हैं, मालूम है हमको। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम मरने के डर से घर बैठे। अच्छा, दूसरी बात है कि इस समय जो है पूरा जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच दिया गया, उसके लिए भी लोग सड़कों पर है। क्या आप उसकी भी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? सबकी, अरे सबको साथ लेके लड़ना है। बैंकों के कर्मचारी है, श्रमिकों के कानून रद्द किए हैं, सार्वजनिक सेक्टर बेचा है, बैंकों को बेचा है, LIC बेची है, ये सबको तो साथ लेके लड़ रहे हैं हम, सबको साथ लेके लड़ेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ये कह रही है कि आने वाले समय में अभी भले ही ये लग रहा हो कि हिंदुस्तान की संपत्ति को बेचा जा रहा हो, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा फायदा एक आवाम को मिलने वाला है। आप इससे इत्तेफाक नहीं? 100% झूठ बोलता है मोदी। मैं उसको रिस्पेक्ट भी नहीं देता। उसने देश को बर्बाद किया है। जिसने हमारे 2 समय की रोटी छीन ली है, उसके क्या रिस्पेक्ट करें?